हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की, नियोजन की सीमाएं और उन पर काबू पाने के उपाय। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आत्मसात किया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, उसे विधिवत संचालित करने हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। इन आवश्यक कदमों को ही नियोजन प्रक्रिया कहते हैं। नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार से हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नियोजन में सबसे पहला कदम इसकी प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण करना, उसके पश्चात पूर्वानुमान लगाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि नियोजन भविष्य के लिए बनाया जाता है और ये पूर्वानुमान पर आधारित होता है। तीसरा है सीमा निर्धारण करना, और उसके बाद वैकल्पिक कार्य विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। इसके पश्चात श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना। प्यारे विद्यार्थियों, तत्पश्चात योजनाओं का निर्माण करना, और योजनाओं के निर्माण करने के बाद अनुगमन। जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है, योजना पूरी हो जाती है, तो हमें परिणाम के रूप में अनुगमन करना होता है। और इस प्रकार जो हमारा नियोजन प्रक्रिया, जो प्लानिंग प्रोसेस जो है, वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नियोजन प्रक्रिया को विस्तार से डिस्कस करेंगे। जैसा कि डायग्राम के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करना, सेटिंग गोल्स। प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक नियोजन का प्रारंभ लक्ष्यों को निर्धारित करने से होता है। सर्वप्रथम संगठन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात इसे विभागों और उप विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। कर्मचारी जिस विभाग से संबंधित हों, उसे उस विभाग के लक्ष्य के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण से ही योजनाओं का क्रियान्वयन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 2, पूर्वानुमान करना या लगाना, टू फोरकास्ट। प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य निर्धारण के पश्चात पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न बातों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, जैसे पूंजी की आवश्यकता, कितना उत्पादन करना है, कच्ची सामग्री कहां से क्रय करना उपयुक्त होगा, उत्पादन में कितना समय लगना चाहिए, और उत्पादन लागत कितनी होनी चाहिए, किसे कितना पारिश्रमिक देना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना हो, विक्रय कब, कहां, कितना किया जाना चाहिए आदि। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक वातावरण से संबंधित अन्य तथ्यों का भी पूर्वानुमान किया जाता है। इसमें तेजी, मंदी, सरकारी नीतियां, वैश्विक दशाएं आदि प्रमुख हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा
जो प्रक्रिया का तीसरा चरण है, सीमा निर्धारण करना, सेट लिमिट्स। नियोजन की सीमाएं भी होती हैं, ऐसे नियोजन जिन पर संगठन का पूर्ण नियंत्रण होता है। नियंत्रण योग्य सीमाएं कहलाती हैं। इनमें कंपनी की नीतियां, विकास कार्यक्रम, कार्यालय तथा शाखाओं की स्थिति आदि आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अर्ध नियंत्रण में ऐसे नियोजन को सम्मिलित किया जाता है जिन पर संगठन का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इसे आंशिक रूप से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसे अर्ध नियंत्रण योग्य नियोजन कहते हैं। इसमें मूल्य नीति, विक्रय क्षेत्र, पारिश्रमिक, अनुलाभ आदि प्रमुख हैं। अनियंत्रण योग्य नियोजन वह है जिन पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें देश की जनसंख्या, राजनीतिक वातावरण, कर की दरें, भावी मूल्य स्तर, व्यापार चक्र आदि प्रमुख हैं। नियोजन की सीमाओं में प्रबंधकों में परस्पर मतभेद हैं। ये संगठन एवं उसके लक्ष्यों पर ही निर्भर करता है कि उनके नियोजन की सीमाएं क्या होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 4, वैकल्पिक कार्यविधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। नियोजन के इस चरण में वैकल्पिक कार्यविधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों के विश्लेषण से हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उपलब्ध विकल्पों में क्या गुण दोष हैं तथा इनके मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि कौन सा विकल्प किन परिस्थितियों में हमें सर्वोत्तम परिणाम देगा। प्यारे विद्यार्थियों, 5वां चरण, श्रेष्ठतम विकल्प का चयन। नियोजन के इस चरण में उपलब्ध विकल्पों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के पश्चात संगठन के लिए श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक संगठन के लिए जो श्रेष्ठतम विकल्प हो वही दूसरे संगठन के लिए भी श्रेष्ठतम विकल्प हो। अतः प्रत्येक संगठन आवश्यकता अनुसार श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। नंबर 6, योजनाओं का निर्माण। श्रेष्ठतम विकल्प के चयन के पश्चात योजनाओं का और उप योजनाओं का निर्माण किया जाता है जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में सरलता हो जाती है। इन योजनाओं में समय, लागत, लोचशीलता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की नीति आदि घटकों का भी ध्यान रखा जाता है। उप योजनाएं मूल योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल कर देती हैं। इसके पश्चात योजनाओं के सुचारू संचालन के उद्देश्य से क्रियाओं के निष्पादन का क्रम व समय भी निर्धारित कर दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, योजनाओं के निर्माण के समय विभिन्न कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है जिससे योजनाओं का भली भांति निर्माण हो सके। अंतिम चरण, अनुगमन, फॉलोइंग। प्यारे विद्यार्थियों, योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात उनकी सफलताओं का मापन किया जाता है, अर्थात योजना किस हद तक सफल हुई
और यदि आवश्यक हुआ तो योजनाओं में आवश्यक संशोधन भी किया जाता है। बदलती हुई आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं संभावित परिवर्तनों के संबंध में भी योजनाओं में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार अनुगमन में योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुसार हम आवश्यक कदम उठाते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंत में मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न दे रहा हूं। जो प्रश्न इस प्रकार है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्लानिंग प्रोसेस विद डायग्राम। नियोजन की प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, आपको नियोजन की प्रक्रिया को डायग्राम सहित वर्णन करना है। थैंक्स। स्टे एट होम। My dear students, thanks for listening carefully. Have a great day ahead.